वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है होम मैनेजमेंट और फैमिली रिसोर्सेज से, जिसमें हम निर्णय प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में समझेंगे कि आप ये जो होम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता क्या है। देखिए, होम मैनेजमेंट में हमें हर काम के लिए जो आप फंक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट में हर समय कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। क्रिया को, कोई भी काम को क्रियान्वित करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होगी, निर्णय लेने के लिए कौन कौन से, हम किस प्रकार से निर्णय लेंगे। आपको जब कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से बेस्ट का सिलेक्शन करके हम उसको किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है कि उपलब्ध साधनों से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यानी कि उपलब्ध साधनों से, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस है ना, जो भी आपके पास रिसोर्स है, संसाधन है, उससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यानी कि जो आपने अपना गोल सेट किया है उसको अचीव करना, है ना। गृह प्रबंधन का सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है, निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। आप जानते हैं कि हम जब होम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या है, हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, है ना। गृह प्रबंधन क्या है, एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तो उपलब्ध साधनों से लक्ष्यों की प्राप्ति को क्या करना होता है, उपलब्ध साधनों से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को हम क्या कहते हैं, गृह प्रबंधन में हम निर्णय लेते हैं कि किन निर्णयों से अपने कार्य को हम पूरा करेंगे। समझ में आई बात। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे आपके विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से सबसे जो बेस्ट विकल्प होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है और सिलेक्शन करके फिर उसको कार्य को संपादित किया जाता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको कार्य करने का, वो क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा, है ना। यही होती है निर्णय प्रक्रिया, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसी भी चीज़ के बारे में हम कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन सा कार्य हम करेंगे, किस प्रक्रिया से करेंगे, किस प्रोसेस से करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट होगा सबसे बेस्ट होगा। जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट होगा, है ना। हम जो अपने गोल का जो अचीव करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से हम अचीव कर लें, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। एक बार और समझ लीजिए कि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कार्य को सर्वोत्तम ढंग से किस तरीके से किया जाए कि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। इसको हम निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। निर्णय प्रक्रिया के कुछ डेफिनेशन जो हमारे समाजशास्त्रियों ने दिए हैं, तो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस और कैंडल का डेफिनेशन। उन्होंने क्या कहा है निर्णय प्रक्रिया के बारे में। ग्रॉस और कैंडल ने कहा है कि निर्णय करना प्रबंध का हृदय है। उन्होंने निर्णय को क्या कहा है कि निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग होम मैनेजमेंट का हृदय है, हार्ट है। ठीक है, किसने कहा, ग्रॉस एंड कैंडल ने कहा। उसी प्रकार एलन का कहना है कि निर्णय वह कार्य है जिससे प्रबंधक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करता है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेंगे और फिर उस डिसीजन के अनुसार आप काम करेंगे, तभी तो हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो एलन का कहना है निर्णय वह कार्य है जिससे प्रबंधक, यानी कि जो निर्णय ले रहा है, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करता है। समझ में आई बात। अब जॉर्ज टेरी कहते हैं निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। दो या दो से अधिक, यानी कि बहुत सारे विकल्प होते हैं। कोई भी काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और जो हमें ऑप्शन सुटेबल लगता है कि इससे हम अच्छा कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका निर्णय लेने का सबसे बेस्ट विकल्प होगा। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना क्या कहलाता है, निर्णय लेना, निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। समझ में आई बात। उसी प्रकार पीएफ डकर एक है, उन्होंने कहा है कि प्रबंधक जो करता है वह निर्णय के माध्यम से ही करता है। कोई भी काम हम करते हैं तो निर्णय लेते हैं। सपोज दैट हमें कॉलेज ही जाना है, हमें आज क्लास करना है, तो सुबह उठ के हम निर्णय लेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयार होना है, कौन कौन से बुक्स लेके जाना है, क्या क्वेश्चन टीचर से पूछना है, कौन सी हमारी कमियां रहेगी, क्या डिस्कशन करना है। तो आप सब सोच समझ के निर्णय लेके तब कॉलेज आते हैं कि आज मैं कॉलेज में ये काम है, मुझे करना है। या मार्केट जाते हैं तो आप निर्णय लेके जाते हैं, आप लिस्ट बना के जाते हैं और निर्णय लेके जाते हैं कि मुझे क्या क्या परचेज करना है।
तो क्या होता है कि जो आपके पीएफ डकर हैं, एक समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने कहा है निर्णय के बारे में कि प्रबंधक जो करता है, यानी कि जो निर्णय ले रहा है वो यहाँ प्रबंधक है, मैनेजमेंट करता है, तो वो जो करता है वो निर्णय के माध्यम से ही करता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी ना किसी डिसीजन के माध्यम से ही करते हैं। समझ में आई बात? ओके, अब हम कुछ निर्णय की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय प्रक्रिया की क्या विशेषता होगी। निर्णय प्रक्रिया क्या है? सबसे पहला जो हमने लिया है यहाँ पॉइंट कि निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली क्यों प्रक्रिया है? क्योंकि निर्धारित लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो एक गोल सेट करता है, और एक गोल अचीव करने के बाद फिर दूसरा गोल आ जाता है, दूसरा हम लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, हमें अब ये प्राप्त करना है ना। सपोज दैट किसी ने कोई स्टूडेंट है, उसने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि मुझे अब कॉलेज आने जाने के लिए मुझे बाइक की ज़रूरत है। ठीक है, बाइक उसने ले ली, तो उसका गोल वहीं तक था, अपने पिताजी से उन्होंने बाइक खरीदवा ली। फिर जब वो सर्विस में जाते हैं तो वो उनका होता है कि बाइक से काम नहीं चल रहा, अब मुझे 4 व्हीलर चाहिए। तो डिसीजन ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये तो बड़े बड़े डिसीजन हो गए, लेकिन हर दिन एक छोटा गोल भी आप सेट करते हैं, उसको अचीव करने के बाद फिर दूसरा गोल आ जाता है, दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कार्य करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, निर्णय हम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। इसको हम सतत प्रक्रिया कह सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि निर्णय आप जीवन भर लेते हैं। जीवन भर कोई ना कोई आपका लक्ष्य होता है, और एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप दूसरा कोई लक्ष्य सेट करते हैं, दूसरा गोल सेट करते हैं, और फिर जो आपके गोल होता है उसको प्राप्त करने के लिए आप फिर नया निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार ये जीवन भर जो जीवन चक्र है, आपका लाइफ का साइकिल है, उसमें निर्णय प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। जब भी आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। काफ़ी सोच समझकर तर्क शक्ति का उपयोग हम करते हैं, तब हम निर्णय लेते हैं और सोचते हैं, समझते हैं। बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से हम सबसे अपना जो बेस्ट विकल्प हमें लगता है उसका चयन करते हैं। तो क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। दिमाग से तो हम सोचते हैं ना कौन सा विकल्प, कौन सा अल्टरनेटिव्स हमारे लिए बेस्ट होगा। तो क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है। Isn't it? थर्ड इज प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण है। आप जब होम मैनेजमेंट की बात करते हैं या कि मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमने पहले भी हम बता चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जीवन के हर क्षेत्र में, हर संस्थान में, व्यक्तिगत, सामूहिक, मतलब सभी जगह करते हैं। देश के लिए प्रबंधन किया जाता है। हम उसके द्वारा ही हम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तभी हम कोई काम अच्छे से कर पाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया क्या है, पहला चरण है। कोई भी चीज़ हम प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो हम सबसे पहले निर्णय लेते हैं कि हमें किस प्रकार से करना है। और क्या होता है, प्रबंधन का जो हर स्टेप है उसमें हम निर्णय लेते हैं। जैसे कि प्लानिंग किया, हमने वहाँ निर्णय लिया। फिर हमने क्या किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन किया तो वहाँ निर्णय लिया। फिर कंट्रोलिंग किया, वहाँ भी निर्णय लिया। और लास्ट में इवेल्युएशन करते हैं, वहाँ भी हम निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार आपका जो निर्णय है प्रबंधन के हर चरण में है। और सबसे पहला चरण है प्रबंधन का, सबसे पहला चरण डिसीजन मेकिंग होता है। हम निर्णय लेते हैं तभी कोई प्लानिंग करते हैं, कोई उन्हें गोल सेट करते हैं, उसमें वहाँ भी हम निर्णय लेते हैं इस गोल को सेट करने से क्या होगा। तो निर्णय हर स्टेप में होता है। निर्णय लेते समय बुद्धि, तर्क और विश्लेषण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। बिना बुद्धि लगाए, बिना तर्क लगाए, बिना विश्लेषण किए हम कोई भी आपके किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, किसी भी निर्णय पर हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो निर्णय लेते समय हमें बुद्धि, तर्क का, विश्लेषण शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अपने अनुभव से हम निर्णय लेते हैं, परामर्श करते हैं एक दूसरे के साथ, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। इस प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे बुद्धि और तर्क शक्ति का हम विश्लेषण करते हैं और उसमें से क्या होता है, बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। हम और कोई भी निर्णय लेते हैं तो अपने विवेक का उपयोग करके हम बुद्धि और तर्क का, ये सही है, ये गलत है, उसका निर्णय लेते हैं। तब हम क्या करते हैं, बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज निर्णय सर्वोत्तम विकल्प का चयन है। हम निर्णय जब भी लेते हैं तो क्या करते हैं, हमें जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले लिस्टेड करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस को पहले हम लिस्टेड करेंगे और उस लिस्ट करने के बाद उसमें से जो बेस्ट आपका जो ऑप्शन होगा, अल्टरनेटिव्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो क्या है, निर्णय में सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। निर्णय लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। निर्णय क्या है, निर्णय हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है,
निर्णय क्या है, डिसीजन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है, लक्ष्य तक पहुंचने का साधन होता है निर्णय। समझ, इजंट इट। नेक्स्ट है, निर्णय सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि निर्णय हम कोई भी डिसीजन करें तो हमेशा पॉजिटिव ही हो, है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए निर्णय क्या है, सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ सकारात्मक ऋणात्मक लिख सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक भी कह सकते हैं इसको। सकारात्मक और नकारात्मक यहाँ लिखा हुआ है, आप इसी चीज को घनात्मक, घनात्मक का मतलब होता है सकारात्मक और ऋणात्मक मतलब नकारात्मक। तो ये क्या होता है, निर्णय आपका सकारात्मक एवं नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा पॉजिटिव ही निर्णय लेंगे, कि हम जरूरी नहीं है कि निर्णय हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कोई कार्य नहीं करने के भी निर्णय लेने पड़ते हैं कि ये कार्य मुझे नहीं करना है, तो क्या हो गया, वो नकारात्मक हो गया। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं, मान लो कि हमें घूमने जाना है, फिर हमने बाद में प्लानिंग किया कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो हमने नहीं में निर्णय लिया, तो नहीं में जो निर्णय लेते हैं वो क्या है, वो नकारात्मक है। तो इसीलिए जो आपका निर्णय है सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निर्णय में दृढ़ता का बहुत महत्व होता है। दृढ़ता यानी कि कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो उस पर आपको अदृढ़ रहना पड़ेगा, उस पर दृढ़ रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार निर्णय जब हम चेंज करते हैं, अपने निर्णय में, डिसीजन में हम दृढ़ नहीं रहते हैं और बार बार उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो समय की भी बर्बादी होगी और शक्ति की भी बर्बादी होगी, और कार्य जो हम करने वाले हैं, जो हमारा गोल, उसको भी हम अच्छे तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसका, डिसीजन मेकिंग का। समझ में आई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जब हम कोई भी किसी भी चीज़ का जब हम निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, समस्या की व्याख्या। समस्या यानी कि जो गोल है, यहाँ पे समस्या से मतलब है कि जो भी आपका जो गोल है, तो पहले हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेंगे ना, तो पहले हम उसको अच्छी तरह से मतलब व्याख्या समझ लेंगे कि चीज़ें क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया का जो सबसे पहला कदम होगा वो क्या होगा, समस्या की व्याख्या, यानी कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छे से हम समझ लेंगे और क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, उसके बारे में निर्णय लेते हैं। समस्या को समझने की कोशिश में प्रथम बार क्या होता है, प्रथम विचार अंतिम विचार नहीं होना चाहिए, उसको बार बार निर्णय, जब हम किसी चीज़ के बारे में लेते हैं तो उसको हम बार बार विचार करते हैं, तब हम अच्छी तरह से अपने गोल को सेट करते हैं, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे को, माता पिता को अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना है, तो वहाँ जब वो इंटरमीडिएट में आता है, जब मैट्रिकुलेशन करता है और इंटरमीडिएट में आता है, तो बहुत सोच समझ के उसको सब्जेक्ट दिलवाया जाता है, बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। वहाँ बच्चे की काउंसलिंग सिर्फ माता पिता के विचार से नहीं, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे को है, तो बच्चे की वहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग करके देखा जाता है कि वो उसकी रुझान कहाँ है, उसको साइंस पढ़ने में रुचि है, उसको आर्ट्स पढ़ने में रुचि है, उसके बाद उसको दिलाया जाता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। अगर वो जो पढ़ेगा, जो सब्जेक्ट, उसी के अनुसार फिर वो अपना व्यवसाय करेगा, अपना जो जॉब करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म क्या होता है, गोल होता है। तो इसलिए हम अच्छी तरह से वहाँ पे समझ लेंगे, तब हम निर्णय लेंगे कि बच्चे को हायर एजुकेशन में किस फील्ड में जाना है। तो क्या हो गया, हम बार बार उस चीज़ को समझते हैं। कोई भी मान लो आप निर्णय ले रहे हैं, अपना मंथन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार जो विचार आया वही हमारा बेस्ट हो गया, नहीं, अंतिम विचार नहीं होना चाहिए, बार बार उसको क्या करना है, उसके दोष और गुण का अवलोकन करना चाहिए, तब हमें समस्या का सिलेक्शन करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है विकल्पों की खोज। कोई भी काम करने के लिए विकल्प होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो समस्या का जब हम विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके अल्टरनेटिव्स की खोज करते हैं, यानी कि किन किन ऑप्शन से हम उस कार्य को कर सकते हैं। विकल्पों की जब हम खोज करते हैं तो क्या होता है, हमें पूर्ण संतोष मिलना चाहिए। अपने जो भी हमने साधन खोजा है उस कार्य को करने के लिए, उसमें आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी क्या होते हैं, हम अच्छी तरह से कार्य को कर पाते हैं। नेक्स्ट है विकल्पों का मूल्यांकन। आपने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स खोज लिया, अब उसको क्या करेंगे, उसके दोष और गुण को देखेंगे, क्योंकि हर ऑप्शन का, जो भी आप कार्य, जो मार्ग चुनते हैं, उसके कुछ दोष भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ मेरिट भी होते हैं, कुछ डिमेरिट भी होते हैं। तो हम सभी, जितने भी हमने ऑप्शन लिस्टेड किए हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स खोजे हैं, उसको हम पहले लिस्ट आउट करेंगे। लिस्ट आउट करने के बाद उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड को चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर जिसमें हमें कम नेगेटिव लगेगा और ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिखेंगे, उसका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फिर मूल्यांकन होगा।
पहले हमने समस्या का को खोजा, व्याख्या की, अच्छे से डिफाइन कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ का निर्णय लेना है। फिर उसके हमने क्या किए, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको करने के लिए वो खोजा, फिर उनका मूल्यांकन किया, यानी कि उसके दोष और गुण को हमने समझा कि किसको करने से क्या हानि होगी, किसको करने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके बाद अनुकूलतम विकल्प का जब हमने मूल्यांकन कर लिया सारे ऑप्शंस का, सारे अल्टरनेटिव्स का, फिर जो भी बेस्ट होगा उसमें से सर्वोत्तम होगा उसका हम क्या करते हैं, उसको चयन करते हैं और तब लास्ट में निर्णय को क्रियान्वित करते हैं। उसके बाद हम जब हम बेस्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद उसको क्रियान्वित करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन करके छोड़ दिया, उसको एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है, उसको क्रियान्वित करना ज़रूरी है, तब तो हम गोल तक पहुँचेंगे, तब हमें 100% हमें संतुष्टि मिलती है उसके रिजल्ट से। इस प्रकार जब हम निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, पहले हम जो भी करना है उसको अच्छी तरह से डिटेल्ड वे में उसको व्याख्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद जितने भी अल्टरनेटिव्स विकल्प होंगे उसको खोजेंगे, विकल्प का मूल्यांकन करेंगे, दोष और गुण देखेंगे कि जो भी हम काम करे जा रहे हैं तो किस प्रोसेस से कर रहे हैं, उसके दोष और गुण क्या होंगे। फिर जो सबसे बेस्ट होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे और तब हम कार्य को करेंगे। तब हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमारे मन के मुताबिक आएगा। ओके। निर्णय के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो निर्णय व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, जो आप डेली लाइफ में लेते हैं, सिर्फ अपने लिए लेते हैं, जिसमें निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, उसमें कोई और व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है, उसको हम व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, जिसमें सिर्फ लेने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, यानी कि जो निर्णय ले रहा है वही प्रभावित करता है, इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। जैसे कि आपके प्रतिदिन के डेली जो रूटीन के जो वर्क होते हैं उससे आप ही प्रभावित होंगे ना, उसे जो ले रहेगा अपने लिए डेली रूटीन का जो वर्क कर रहा है उसके वो क्या होता है, व्यक्तिगत निर्णय। सामूहिक और संगठनात्मक निर्णय, यानी कि ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होता है, जो कि निर्णय आप पूरे परिवार के लिए ले रहे हैं और क्या होता है, या फिर किसी और संगठन के लिए ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सभी लोग विचार विमर्श करते हैं। जो सामूहिक निर्णय होते हैं तो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सब उस पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निर्णय ले रहे हैं तो वहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है, फिर आपस में विचार विमर्श होता है। समझ में आई बात। तो वो क्या होता है, वो संगठनात्मक निर्णय या सामूहिक निर्णय कहलाता है। आपातकालीन निर्णय क्या होता है, जिन निर्णयों के पूर्व में कोई हमें आभास नहीं होता है, कि कल्पना भी नहीं होता है कि हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपातकालीन निर्णय कहते हैं। क्विक डिसीजन, आपके पास कुछ समय नहीं है ज़्यादा विचार विमर्श करने के, आपने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से तुरंत निर्णय लिया, उसको हम कहते हैं आपातकालीन निर्णय। रूटीन निर्णय मतलब कि आपके जो प्रतिदिन जो आप नियमित दिन प्रतिदिन क्रियाओं को संबंधित, यानी कि जो क्रियाएं हमेशा दोहराई जाती है, जैसे कि घर की सफाई करना, आपके घर में खाना बनाना, नियमित पढ़ाई करने जाना, ये क्या रूटीन निर्णय है जो हर दिन होता है ना। आपके हर दिन वो काम होगा, हर दिन हम खाना खाते हैं तो रसोई में खाना बनेगा, हर दिन हम अपने आप को नृत्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, स्कूल कॉलेज जिसको जाना है वो जाता है, तो अपने काम पर जाता है, वो क्या है, रूटीन निर्णय है। तो उसके लिए भी निर्णय लेना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं अपने 24 घंटा को स्पेंड करूंगा, करूंगी, अपने 24 घंटों को किस प्रकार से बिताऊंगी। तो आपको निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय हम रात में लेके सो जाते हैं तो हमारा अच्छे से प्लान जो है, अगले दिन जब आप सोने जाते हैं तो आप अगले दिन के बारे में प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से अगले दिन को स्पेंड करना है। तो इस प्रकार जब आप प्लानिंग करके सोते हैं तो क्या होता है, आप निर्णय लेके सोते हैं, तब क्या होता है, अगला दिन जो आपका है अच्छे से गुजरता है और आपने प्लान वे में गुजरता है। जिस प्रकार से आपने सोचा है आप उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो प्लान वे में गुजरता है। इसको हम क्या कहते हैं, रूटीन निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका दीर्घकालीन निर्णय। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, यानी कि उसके जो रिजल्ट होगा वो लंबे समय के बाद मिलेगा। जैसे कि घर बना रहे हैं या बच्चे को एजुकेशन दिलवा रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, या कोई व्यवसाय स्थापित करना है तो उसका जो रिजल्ट है हमें लंबे समय के बाद मिलता है, उसको कहते हैं दीर्घकालीन निर्णय। Isn't it? नाउ नेक्स्ट है आपका निर्णय प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, आपके कौन कौन से आपके जो है मतलब फैक्टर्स इसको इफेक्ट करेंगे। तो पहला तो है आपको निर्णय का स्थायित्व। जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय जब तक अंतिम दौर में नहीं पहुंच जाती है तब तक हम उसे चेंज कर सकते हैं, है। कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो क्या होता है, इतना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि निर्णय बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने निर्णय ले लिया तो बस यही है। समय आए तो हम अपने निर्णय में परिवर्तन करके अपने कार्य को प्रगति की तरफ ले जाए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो निर्णय में क्या होता है,
निर्णय का जो स्थायित्व होता है वो भी प्रभावित करता है। निर्णय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपने निर्णय कैसा लिया, परमानेंट लिया है या उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो नेचर उसका डिपेंड करता है कि जब तक निर्णय प्रक्रिया अंतिम दौर में नहीं पहुंच जाती है तब तक निर्णय को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इतना उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाता है व्यवहारिक निर्णय कहलाता है। उसके बाद निर्णयों का पारस्परिक संबंध। हम अपने लाइफ में किसी काम को करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही निर्णय से काम हो जाता है। किसी काम को करने के लिए आपको कई बार निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है या कोई पार्टी करनी है तो हर स्टेप पे आपको निर्णय लेना पड़ता है और हर निर्णय दूसरे निर्णय से क्या होता है, को रिलेट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, निर्णय का पारस्परिक संबंध करता है। प्रत्येक जो छोटे छोटे निर्णय का भी बड़ा ही महत्व होता है। निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका उतना ही महत्व होता है किसी कार्य को सफल बनाने में, ठीक है। और प्रत्येक निर्णय जो होता है वो दूसरे निर्णय पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, आपस में संबंध होता है। समझ में आई बात। जैसे कि जो हम आज बचत कर रहे हैं, आज मान लो किसी ने कोई बचत किया तो भविष्य के लिए जो हम बचत कर रहे हैं तो भविष्य में उस बचत के पैसों से हम निर्णय लेंगे। तो क्या है, वहाँ पे अल्टरनेटिव है ना, एक दूसरे पे डिपेंड है। आज का निर्णय हमारे भविष्य के निर्णय को भी प्रभावित करेगा। आज आपने निर्णय लिया कि मुझे पैसे की बचत करनी है, पैसा बचत हुआ तो उस जो आज का निर्णय आपके पास भविष्य में पैसा है तो आप उस पैसे से कुछ कर सकते हैं, तो प्रभावित करेगा। अगर आपने निर्णय आज नहीं लिया कि मुझे पैसे की बचत करनी है और भविष्य में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से उसको कर पाएंगे, कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, निर्णयों का आपस में पारस्परिक संबंध होता है, isn't it? नाउ थर्ड इज निर्णयकर्ता का संबंध, निर्णयकर्ता का समय संबंधी विचारधारा। समय संबंधी विचारधारा से मतलब होता है परिस्थिति काल के अनुसार आप उस पर चेंज ला सकते हैं। ये होता है निर्णयकर्ता का समय संबंधी, यानी कि आप किस सिचुएशन में कैसे आप उसको लागू करेंगे या चेंजेस करेंगे, इसको कहते हैं समय संबंधी विचारधारा। जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो भूत और भविष्य दोनों की परिस्थितियों पर हमें विचार करना पड़ता है। भूत भविष्य यानी कि जो आपके जो आप अभी है, ठीक है, और भविष्य जो आने वाला जो समय है उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। जो बीत गया उस पर भी विचार करते हैं कि ऐसा हुआ था और आने वाले समय में क्या होगा, वर्तमान कहे तो हम तीनों का विचार कर लेते हैं। जो भी हम निर्णय लेते हैं तो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का हमें विचार करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम समय संबंधी विचारधारा कहते हैं। ओके, तो ये आपके थे कि निर्णय को प्रभावित करने वाले क्या कारक है। कुछ ऐसे, जैसे एक विद्वान है फोगेट ने कुछ सजेशन दिए हैं कि निर्णय, जब मान लीजिए आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके डिसीजन से हर कोई उसको फॉलो करे। जैसे कि अगर सामूहिक निर्णय होता है, सबसे ज़्यादा जो कठिन निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक यानी और संगठनात्मक, जिसको हम कहते हैं, है ना। सामूहिक और संगठनात्मक हमने यहाँ पे देखा ना निर्णय के प्रकार में। जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है, ये जो आपका सामूहिक और संगठनात्मक निर्णय सबसे ज़्यादा क्या होता है, टफ होता है। तो इसके लिए एक समाजशास्त्री हैं फोगेट, ठीक है। उन्होंने क्या नाम है उनका, फोगेट। ये क्वेश्चन आता है कि फोगेट का निर्णय प्रक्रिया बताइए, तो इसको फॉलेट कहते हैं, इनका नाम है फॉलेट। फॉलेट ने क्या बताया है कि जब स्पेशली संगठनात्मक निर्णय के लिए, क्योंकि इस संगठनात्मक निर्णय में आप सामूहिक निर्णय लेते हैं बहुत सारे लोग मिलके, तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ पे आपका विरोधाभास हो सकता है, ठीक है। तो विरोधाभास दूर करने के लिए हम किस प्रकार से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस प्रकार से, मान लो कोई निर्णय लिया गया और आपस में सहमति नहीं बन रही है तो उसको हम विरोधाभास कहेंगे। एक दूसरे की सहमति नहीं बनी, जब तक सहमति नहीं बनेगी तो उस निर्णय को हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो उस जो आपकी विचारधारा में विरोधाभास हो रहा है उसको दूर करने के लिए क्या होगा, तो एक प्रभुत्व है, ठीक है, डोमिनेंस जिसको कहते हैं। डोमिनेंस यानी कि आपने जो व्यक्ति है, आपके ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं, जो डोमिनेटर होगा तो क्या होगा, डोमिनेटर की बातें लोग मान लेते हैं, ठीक है। विरोध को दूर करने के लिए एक पक्ष का विजयी होना जरूरी है, यानी कि डोमिनेटर होना जरूरी है, ठीक है। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो अगर विरोधाभास हो रहा है तो कोई एक ना एक पर्सन क्या होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा। तो जो डोमिनेटिंग नेचर का होगा उसकी बातें को मान ली जाती है, तो वहाँ पे विरोध खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में एक किसी बात पे विचार हो रही है, मान लो हस्बैंड कहता है कि मुझे मूवी देखने जाना है, वाइफ कहती है कि मुझे बाजार जाना है। तो वहाँ पे दोनों का नेचर, मान लो आज डिसाइड हुआ कि आज हमें जाना है, आज क्या है, 9 तारीख है, ठीक है। 9 मई को हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया, हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मुझे मूवी देखने जाना है, वाइफ कहती है कि मुझे मार्केट जाना है। तो वहाँ पे विरोधाभास निर्णय हो गया। तो यहाँ पे जो भी डोमिनेट नेचर का होगा, यानी कि जो प्रभुत्वशाली होगा, उसकी बातों को मान ली जाएगी, तब क्या होगा, वहाँ पे समस्या का समाधान हो जाएगा।
निर्णय ले लिया जाएगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड का प्रभुत्व है घर में, तो ठीक है मूवी देखने ही चलेंगे, उस पे बात बन गई, ठीक है। और अगर वाइफ का प्रभुत्व है तो ठीक है भाई, हस्बैंड मान लेगा कि मुझे ठीक है चलो मार्केट ही चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रभुत्व, डोमिनेंस। दूसरा फोलेट ने बताया है निर्णय प्रक्रिया को सॉल्यूशन करने के लिए कि स्वेच्छा से एक जो पक्ष है उसका समर्पण, ठीक है। तो स्वेच्छा से एक पक्ष क्या कर लेगा, समर्पण कर देगा, चलो ठीक है हम मार्केट नहीं जाके हम मूवी देखने चलेंगे, या फिर हम मूवी देखने जाके मार्केट जाएंगे, किसी एक की बात मान लेगी जाएगी। लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ पे स्वेच्छा तो है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कमी है, मानसिक तनाव रहेगा। तो वो कोई भी काम में वो अपने 100% नहीं दे पाएंगे। मार्केट करने भी जा रहे हैं और एक पक्ष का मन नहीं है लेकिन साथ देने के लिए चला गया स्वेच्छा से कि चलो विवाद को खत्म करो, तो वो क्या होगा, वो जा तो रहेगा लेकिन उसका 100% मानसिक और शारीरिक प्रेजेंसी वहां पे नहीं होगी, ठीक है। इसको कहते हैं स्वेच्छा से एक पक्ष का समर्पण। विरोधाभास दूर करने के लिए दूसरा उपाय है कि स्वेच्छा से एक व्यक्ति समर्पण कर देता है। समर्पण के लिए तैयार नहीं होने से क्या होगा, विरोध बढ़ेगा, डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति वहां पर स्वेच्छा से समर्पण कर लेगा, और इसके लिए समर्पण करने के लिए भी जो व्यक्ति समर्पण कर रहा है उसमें समझदारी की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट उन्होंने बताया है फॉलेट ने कि समझौता, ठीक है। समझौता जब हम समर्पण करते हैं उससे थोड़ी सी बेस्ट स्थिति होती है और संतोषप्रद मानी जाती है। समझौता ऐसे होगा कि मान लो कि मूवी देखना है और आपको मार्केटिंग करना है, तो समझौता हम इस प्रकार से करेंगे कि चलो आज हम मूवी देख लेते हैं और कल हम क्या करेंगे, कल मार्केटिंग कर लेंगे। तो या क्या वो दोनों की रजामंदी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, आज हम मूवी देख लेते हैं और कल हम क्या करेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे। तो दोनों का फिजिकल और मेंटल वहां पे क्या होगा, पीस रहेगा, तब शांति रहेगी। तो इसको कहते हैं समझौता। ये जो हमने पहले जो लिखा हमने कि आपका स्वेच्छा से समर्पण की अपेक्षा आपका समझौता बेस्ट माना जाता है जब हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ओके, फिर क्योंकि कंप्रोमाइज में तो कल पता है ना कि कल हमारी बात मानी जाएगी, आज हम इसकी बात मान लेते हैं, कल हमारी बात मानी जाएगी, तो वहाँ पे बैलेंस है। तो इसको हम क्या करते हैं, समर्पण की भावना से ज़्यादा बेस्ट माना जाता है कंप्रोमाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहा है फॉलेट ने कि विचार परिवर्तन, मतलब अगर दो व्यक्ति हैं या फिर ग्रुप में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो जो अपनी बात मनवाना चाहता है वो दूसरे को अपने विचारों से इस प्रकार प्रभावित कर दे कि लोगों का विचार परिवर्तन हो जाए, ठीक है। उनकी रुचि चेंज हो जाए कि नहीं ये अगला कह रहा है तो ठीक कह रहा है, मतलब आपको कन्विंस करना आना चाहिए। तो इसको कहते हैं विचार परिवर्तन के द्वारा अपनी बात को मनवाना। और लास्ट है आपका एकीकरण है कि आपसी विरोध को खत्म करके और दोनों पक्ष मिलकर किसी नवीन चीज़ का, ना हम मूवी देखने जाएंगे ना हम मार्केट जाएंगे, हम कुछ दूसरा काम करेंगे। तो ये है ना आपकी बात ना हमारी बात, हम कोई तीसरा बात, ठीक है। जैसे लोग जाते हैं मार्केट में कुछ भी खरीदने, तो शॉपकीपर कहता है ये रेट और ग्राहक कहता है कि नहीं इस रेट में चाहिए, तो बीच का डिसीजन निकलता है ना भैया ना ये रेट आपका बात मानेंगे ना आपका, आप इस रेट से दीजिए, तीसरे रेट से। तो वो क्या होता है, वो एकीकरण होता है कि दोनों की बात नहीं मानी गई तो दोनों को टेंशन नहीं होगा और तीसरे ऑप्शन की तरफ हम नवीन जो ऑप्शन है उसकी तरफ तलाश करते हैं। तो ये हो जाता है आपकी फॉलेट ने दिया है कि जब आप संगठनात्मक निर्णय लेते हैं तो विरोधाभास को कैसे दूर कर सकते हैं। जब बहुत सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो विरोध होता है, विरोध होगा, जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से बातों से सहमत हो गए। तो या तो डोमिनेंस के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं, यानी कि प्रभुत्वशाली के द्वारा, या स्वेच्छा से समर्पण कर दें बाकी लोग, या समझौता कर ले, या फिर हम विचार में परिवर्तन ला दें दूसरों की, और या फिर एकीकरण करें यानी कि किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश करें। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। ही डिसीजन मेकिंग में हम लोगों ने देखा कि हमने सबसे पहला समझा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन देखा कि हमने समझा उसके अर्थ को, और उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने विशेषताएं समझी कि डिसीजन मेकिंग की विशेषताएं क्या है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, प्रबंधन का पहला चरण है ना। निर्णय लेते समय बुद्धि तर्क विवेक का यूज करना चाहिए। निर्णय क्या होता है, लक्ष्य नहीं है बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। उसके बाद निर्णय क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। निर्णय में समय का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो उसमें समय का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि हम निर्णय लेने बैठे और लगा रहे हैं हम 4 घंटे या 10 दिन लगा रहे हैं, तो उस निर्णय का क्या फ़ायदा जब काम ही बिगड़ जाए। तो निर्णय आपको समय से लेना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना होता है, इजंट इट।
निर्णय में दृढ़ता होना चाहिए, यानी कि आपने जो एक बार निर्णय ले लिया उसको बार बार नहीं बदलिए। तो बार बार बदलेंगे तो समय, धन, शक्ति सबका नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हमने निर्णय का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। उसके बाद निर्णय की कौन कौन से चरण होते हैं, तो पहले हम समस्या को खोजते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, और उसके बाद विचार विमर्श करके उसका विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद हम सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करते हैं, और उसके बाद उसको हम निर्णय में अपने क्रियान्वित करते हैं विकल्पों को। यही तो देखा था ना हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने समझा कि निर्णय के क्या प्रकार होंगे, टाइप्स ऑफ डिसीजन क्या होता है। तो व्यक्तिगत निर्णय, जो निर्णय ले रहा है वो प्रभावित हो रहा है। उसके बाद सामूहिक निर्णय के बारे में हम लोगों ने जो फॉलेट महोदय है उन्होंने क्या सुझाव दिए है वो भी समझा हम लोगों ने। उसके बाद आपातकालीन निर्णय क्या होता है, आपके रूटीन निर्णय क्या है, दीर्घकालीन निर्णय क्या है, इन सब चीज़ों को समझे, और निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक भी समझा। ठीक है, तो आपके जो निर्णय से मैक्सिमम क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी आते हैं, और आपके शॉर्ट टर्म यानी कि नोट्स लिखने के लिए भी टर्म्स आते हैं। तो ये डेफिनेटली आता ही है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।